नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ने वाले हैं। कक्षा 6 से लेकर 12वीं क्लास तक वन लाइनर के रूप में हम देखेंगे। आज की हमारी जो पहली वीडियो है वो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित है और इसी प्रकार से हर टॉपिक को लेते हुए हम इतिहास को देखेंगे। प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास। ठीक है, और ये सभी वीडियोस जो हैं ये रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। और ये महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, वहाँ से सारा जो टॉपिक है वो लिया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। देखिए, इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं? तो इतिहास के पिता कहलाते हैं हेरोडोटस। देखिए, किसी व्यक्ति, समाज या जो देश है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की जो घटनाएं होती हैं, तथ्य होती हैं, उनका जो कालक्रमिक विवरण होता है वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पहली वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो देखिए, पहली जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पहली वास्तविक पुस्तक है वो माना जाता है राजतरंगिणी को। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो देखिए, उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो आहत सिक्के कहलाते हैं, यानी पंचमार्क कॉइन कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पहली वास्तविक पुस्तक थी राजतरंगिणी और उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में जो प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वो स्टुअर्ट पिगट की कृति है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो कृति है वो स्टुअर्ट पिगट की है और चीनी यात्रियों ने भारत के लिए अपने यात्रा वृत्तांतों में इंतु शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण जो लेख हैं उनके अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। देखिए, लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लिपि विधि कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो देखिए, हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वहाँ से भारतवर्ष नाम का उल्लेख सबसे पहले प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया था V.A. स्मिथ के द्वारा। तो एक बार पुनः देखेंगे, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था और प्राचीन भारत का सबसे पहले सुनियोजित इतिहास V.A. स्मिथ ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो 3 कालों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल जिसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, और फिर है आधे ऐतिहासिक काल जिसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और फिर है ऐतिहासिक काल जिसको कहा जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। तो देखिए, अगर जो आपकी प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल जो है
वो माना जाता है आधे ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर जो आगे का समय है वो क्या माना जाता है, ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक है, तो कितने पीरियड में बांटा गया है इतिहास को, 3 पीरियड में, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक का टाइम है। जो आपके प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसका टाइम 3000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और फिर अगर हम हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से आगे का समय जो है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि लिखित साक्ष्य जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, यानी अपठनीय हैं। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य, दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ जैसे कि महाभारत है, रामायण है, उपनिषद वगैरह हैं। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाते हैं। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य और जो यूनानी हैं, जो चीनी यात्री हैं उनके विदेशी विवरण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किस विद्वान ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किस विद्वान ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद जो हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका संकलन करता माना जाता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को। और पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के जो प्राचीनतम राजा माने जाते हैं वो वैवस्वत मनु माने जाते हैं। नेक्स्ट है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है। तो वायु पुराण में किसका उल्लेख है, गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है क्योंकि कौटिल्य जो थे, चाणक्य जो थे, वो मौर्य वंश जो है, इसके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। ये राजनीति की बुक है। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। देखिए, भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंध रखता है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंध रखता है मत्स्य पुराण। तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, और आंध्र सातवाहन की जानकारी से संबंधित पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और जो प्रामाणिक पुस्तक है वो मनुस्मृति को मानी जाती है। तो मनुस्मृति क्या मानी जाती है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और देखिए जो आपके वायु पुराण है उससे भी गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, और विष्णु पुराण जो है वो मौर्य
वंश से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शुंग काल का जो मानक ग्रंथ है वो कहा जाता है मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। नेक्स्ट है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। आश्वलायन ग्रह सूत्र में महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। देखिए प्रारंभ में 8800 श्लोक होने की वजह से जो महाभारत है उसका नाम क्या था? जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। उसके बाद श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसका नाम भारत पड़ गया। फिर 1 लाख जब संख्या हो गई श्लोकों की तो इसका नाम हो गया शत सहस्त्री संहिता या महाभारत। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख अभिलेख और शासक। तो देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन की जानकारी प्राप्त होती है। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का है और समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। एक बार पुनः देखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंध रखता है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन की जानकारी प्राप्त होती है और जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त की जानकारी भी प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी देता है और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी देता है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंद जो गुप्त हैं उनसे संबंधित है। भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो संबंधित है बंगाल शासक विजयसेन से। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन सियुकी में किया था। ठीक है, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का जो वर्णन है वो सियुकी में किया था। अरबी भाषा की पुस्तक जो है किताबुल हिंद उसकी रचना की थी किसने? अल बरूनी ने। किसने की थी? अल बरूनी ने। नेक्स्ट है मार्को पोला द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोला द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। देखिए मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता जो कि भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये भी याद रखिएगा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है। पुराविशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है। पुराविशेष का महानतम जो अन्वेषक है वो माना जाता है डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है वो प्रसिद्ध है रेहला के नाम से। इब्न बतूता थे वो कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के यात्री थे। भारत में आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कुछ समय वो रहा और पुनः चला गया था। ठीक है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था ह्वेनसांग ने। इत्सिंग जो थे वो भी चीनी बौद्ध यात्री थे और इन्होंने भी नालंदा जो विश्वविद्यालय यहाँ पर अध्ययन किया था। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश का पता चलता है।
फाहियान जो है इन्होंने भारत की दशा का विवरण दिया था। इनकी रचना का नाम है भारत दशा का विवरण और ये रचना लिखी गई थी 399 से 414 में, यानी कि फाहियान जो आया था वो 399 से 414 तक का समय था फाहियान का, जब वो भारत की उसने यात्रा की थी। फाहियान पहला चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की थी और गुप्त काल में वस्तु विनिमय का जो माध्यम है वो कोढ़ियाँ बताया था। साथ ही इसने चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था यानी कि राजमहल था उसको देव निर्मित बताया था। ह्वेनसांग की रचना सीयू की, जिसका अर्थ होता है पाश्चात्य संसार का लेख, ठीक है, और इसका आने का समय था 629 से 645 ईस्वी। इसका जो समय था यात्रा का वो था 629 से 645 ईस्वी। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था और इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। अगर हम ह्वेनसांग की बात करें तो इसको कई उपाधियां प्राप्त है, जैसे कि यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित, ठीक है। नेक्स्ट है इत्सिंग का जो समय था वो था 673 से 675 ईस्वी। इसकी रचना थी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं, ठीक है। इत्सिंग वह चीनी बौद्ध यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था। सती प्रथा का पहला जो लिखित साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी में मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। तो दो बातें पता चल गई, भानुगुप्त का अभिलेख का नाम क्या है, एरण अभिलेख, और एरण अभिलेख से 510 ईस्वी का जो ये एरण अभिलेख है इससे सती प्रथा के बारे में पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा स्टोन एज से संबंधित होगा, यानी कि पाषाण काल से संबंधित रहेगा। तो धन्यवाद आज के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। धन्यवाद आज के लिए।